देवी और सज्जनों, आइए खड़े होकर अभिनंदन करें। जोहार की गूंज आप सबकी तरफ से मिलकर बोले, जोहार जोहार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर हो चुका है। करतल ध्वनि की गूंज आपके सबकी आनी चाहिए, ऊर्जा से भरी हुई। तालियों के साथ आइए अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। जोश के साथ, उल्लास के साथ देश के कोने कोने तक ये आवाज पहुंच रही है आप सबकी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मस्थली पर आज जनजातीय गौरव दिवस के इस विशाल आयोजन में पधारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जोहार आपकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ। देश की आजादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री का आगमन धरती आबा की जन्मस्थली उलिहातू में हुआ है। आज एक इतिहास बना है। देश में जनजातीय गौरव की फिर से स्थापना करने वाले, देश के आदिवासियों की सुख, समृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में उनके समग्र विकास को संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से आज यहाँ का जन जन आनंदित है, गौरवान्वित है और सम्मानित भी है, क्योंकि आज वो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी है। एक बार पुनः जोहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आज इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी की, साथ ही केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, पद्म भूषण से अलंकृत आदरणीय खरिया मुंडा जी, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, माननीय विधायक श्री कोचे मुंडा जी, नीलकंठ सिंह मुंडा जी और विकास मुंडा, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। देश में लगभग 200 स्थलों पर आज विकसित भारत संकल्प के साथ जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उनमें उपस्थित सभी माननीय राज्यपाल आज झारखंड के इस वीर भूमि पर, धरती आबा के इस भूमि पर और झारखंड के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे राज्य में आए हुए आज इस महत्वपूर्ण दिन में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं और समय भी बहुत संक्षिप्त है। प्रधानमंत्री जी को आगे भी जाना है और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, संक्षिप्त में बातों को रखना चाहूंगा। और चूंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और मैं भी उसी समाज से भी आता हूं, मुझे गर्व है आदिवासी होने का। और आज आपने पूरे देश को आज इस कार्यक्रम से जोड़ा है। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा इस राज्य का ही नहीं, पूरे देश के ही भगवान आदिवासियों के हैं और वैसे भी पूरा झारखंड वीरों की धरती रही है। चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, फूलो जानो हो, तेलंगाना खड़िया हो, और आपने इसकी एक झलक हमारे बिरसा म्यूजियम में देखा भी। और निश्चित रूप से आदिवासी समाज सदियों से अपनी हक अधिकार की लड़ाई
लड़ता रहा है, चाहे वो अंग्रेजों से हो, चाहे वो महाजनों से हो। और झारखंड के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। आज जब हम देश के विकास में भागीदार बन रहे आदिवासी समाज को देखते हैं, दुनिया में पर्यावरण को लेकर अपने भारत को नेतृत्व करते हुए देखते हैं, तो हमें भगवान बिरसा मुंडा का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। झारखंड की आर्थिक प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने वाली 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की जिन परियोजनाओं का आज लोकार्पण तथा शिलान्यास किया जा रहा है, उनमें शिक्षा, सड़क, पेट्रोलियम, कोयला एवं रेल मंत्रालय की परियोजनाएं शामिल हैं। केडीएच पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट (सीसीएल) का शिलान्यास। इस अत्याधुनिक कोल हैंडलिंग प्लांट के बनने से कोयले के परिवहन एवं क्षमता में होगी वृद्धि और कोयले की निर्बाध आपूर्ति होगी सुनिश्चित। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करते हुए आज झारखंड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के कैंपस का शिलान्यास। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के स्थायी परिसर का राष्ट्र को समर्पण और आईआईटी आईएसएम धनबाद में नवनिर्मित एक्वा मरीन स्टूडेंट्स हॉस्टल का राष्ट्र को समर्पण। झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और नए परिसरों के निर्माण से शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी। साथ ही स्टूडेंट्स को भी अत्याधुनिक वातावरण में अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ वर्ल्ड क्लास माहौल में शिक्षा ग्रहण करने वाले युवा भविष्य में विकसित भारत के निर्माण में दे सकेंगे अपना भरपूर योगदान। पूरे देश में सड़क संपर्क सुदृढ़ करने की दिशा में आज झारखंड में NH 133 के महगामा हंसडीह खंड को 4 लेन में बदलने एवं बासुकीनाथ देवघर खंड को 4 लेन में परिवर्तित करने का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इनके निर्माण से खनिजों एवं अयस्कों का तेज परिवहन हो सकेगा, जिससे जनजातीय में प्रगति। साथ ही बाबा बैद्यनाथ धाम एवं बासुकीनाथ मंदिर जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों तक पहुंच होगी आसान। वहीं आज बोकारो में POL डिपो का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। आज झारखंड राज्य के रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का राष्ट्र को समर्पण भी किया जा रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही कार्बन फुटप्रिंट्स में आएगी कमी। इसके अतिरिक्त मदरातू चरंगडीह रेलखंड का दोहरीकरण, हटिया पकरा रेलखंड का दोहरीकरण और तालगढ़िया बोकारो रेलखंड का दोहरीकरण भी किया जा रहा है। इन रेल परियोजनाओं के पूर्ण होने से यहाँ वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन हो सकेगा संभव। इन परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास से न केवल झारखंड के विकास को गति मिलेगी, बल्कि ये परियोजना नए भारत के निर्माण के संकल्प को भी पूरा करने वाली सिद्ध होगी। दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। ये दोनों ही अभियान अमृत काल में भारत की विकास यात्रा को नई ऊर्जा देंगे। मेरे परिवारजनों, मुझे सरकार के मुखिया के तौर पर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर अब 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया है। देशवासियों की आकांक्षाओं को जानने का, समझने का मुझे बहुत करीबी से मौका मिला है। अपने उन अनुभवों के आधार पर मैं आज एक अमृत मंत्र
आपके सामने रख रहा हूं और भगवान बिरसा मुंडा की धरती से रख रहा हूं। अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया, अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर लगानी है, अपनी पूरी ताकत लगानी है। और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन, इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, आज तक और आजकल हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आखिर बीते कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा परिवर्तन जमीन पर देखने को मिला? 2014 में जब हमें आप सबने दिल्ली की गादी पर बिठाया, सरकार चलाने का दायित्व दिया, उस दिन से हमारा सेवा काल शुरू हुआ है। हम सेवा करने के लिए आए हैं और उस सेवा काल की बात करूं तब उस समय हमारे आने से पहले भारत की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। देश के करोड़ों गरीबों ने इस बात की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी उनका जीवन बदल पाएगा। और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप की भावना से नहीं बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जो वंचित थे हमने उन्हें वरीयता देना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था
सरकार खुद चलकर उनके पास गई। जो दशकों से उपेक्षित थे, हमारी सरकार उनका संबल बनी, उनकी साथी बनी। ब्यूरोक्रेसी वही थी, लोग वही थे, फाइलें भी वही थे, कानून नियम भी वही थे, लेकिन सोच बदली। और सोच बदली तो परिणाम भी बदल गए। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आधे बच्चे रह जाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। 20% भी नहीं। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। और साथियों, हम आप जानते हैं कि समाज में जिनको उस समय मिला था वो कौन थे? ये शुरुआती मलाई मिली वो लोग कौन थे? ये सारे रसूखदार लोग हुआ करते थे, जो संपन्न लोग होते थे, जिनकी सरकार में पहुंच होती थी, पहचान होती थी। वो सुविधाएं और व्यवस्थाएं आसानी से जुटाते थे और सरकार का भी मन दिमाग ऐसा था, उन्हीं को ज्यादा देते थे। लेकिन जो लोग समाज में पीछे रहे थे, जो मूल सुविधाओं से वंचित थे, उन पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था। वो असुविधाओं के बीच अपना जीवन काट रहे थे। मोदी ने समाज के ऐसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पर वो कर्ज चुकाने आया हूं। मेरे परिवारजनों, आमतौर पर सरकारों का रवैया रहता है कि जो आसानी से हासिल हो जाए उस लक्ष्य को पहले प्राप्त करो। लेकिन हमने दूसरी रणनीति पर काम किया। मैं तो ज्ञानियों को कहूंगा इसका अध्ययन करें। आपको याद होगा, आजादी के इतने दशकों के बाद भी
18,000 गांव ऐसे रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। 18वीं शताब्दी में जीने के लिए अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। उन्हें अंधेरे में जीने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहां बिजली पहुंचाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना कठिन था, मैं मानता हूं, लेकिन कठिन था तभी तो करना होता है। मक्खन पे लकीर तो हर कोई करता है, अरे पत्थर पर भी तो लकीर करनी चाहिए। और मैंने लाल किले से वादा किया था देश को कि मैं 1000 दिन में 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का कठिन संकल्प मैंने सार्वजनिक रूप से लिया था। और आज मुझे सर झुका करके कहना है कि ये आपके सेवक ने उस काम को समय पर पूरा कर दिया था। साथियों, हमारे देश में 110 से ज्यादा जिले ऐसे थे जो विकास के हर पैरामीटर पर पिछड़े हुए थे, बहुत पीछे थे। इन जिलों पर पुरानी सरकारों ने थप्पा लगा दिया, ये तो पिछड़े हैं। और पहले की सरकारें बस उसकी पहचान कर ली, ये बेकार है, पिछड़े हैं, आगे कुछ नहीं हो सकता है, और सरकार सोती रही। इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं दशकों से दयनीय स्थिति में थी। और संयोग देखिए कि इन्हीं पिछड़े जिलों में देश की सबसे ज्यादा मेरे आदिवासी परिवारों की जनसंख्या रहती थी। जब अफसरों को पनिशमेंट पोस्टिंग करनी होती थी तो इन्हीं जिलों में भेज दिया जाता था। थका हुआ, हारा हुआ, नाकाम जो व्यक्ति है उसी को कहते जाओ यार तुम उधर रहो, तुम्हारा इधर काम नहीं है। अब वो जाके क्या करेगा? इन 110 से ज्यादा जिलों को अपने हाल पर छोड़कर भारत कभी विकसित नहीं हो सकता था। इसलिए वंचितों को वरीयता के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार ने इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों के रूप में घोषित किया। हमने इन जिलों में सरकारों को विश्वास में लेकर के सबसे होनहार अफसरों को नियुक्त करने पर जोर दिया। जिन जिलों में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ऐसे अनेक विषयों पर शून्य से काम शुरू करके सफलता के नए शिखर पर पहुंच रहे हैं। यहां झारखंड में भी ये अपना खूंटी समेत ऐसे कई जिले उस सूची में है। अब आकांक्षी जिला अभियान की सफलता को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के जरिए इसका विस्तार किया जा रहा है। मेरे परिवारजनों, दशकों तक हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गाए, बयानबाजी बहुत होती रही। सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। दुर्भाग्य से आज भी बहुत से राज्यों में कई गरीब हैं जिनके पास योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है। कई ऐसे भी गरीब हैं जो योजनाओं का लाभ लेने के लिए
भाग दौड़ करने में सक्षम नहीं है। आखिर कब तक हम उन्हें उनके हाल पर छोड़े रहेंगे? इसी दर्द में से, इसी पीड़ा में से, इसी संवेदना में से ये एक सोच निर्माण हुई है और इसी सोच के साथ अब आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी को तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। उसको इस योजना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाएगी। और आपको याद होगा, मेरे मीडिया के कुछ मित्रों को मालूम नहीं रहता है, 2018 में भी मैंने एक प्रयोग किया था। केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था और मैंने भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। एयर कंडीशन कमरों से निकाल करके 1000 अफसर गांवों में जाकर के बैठे थे। इस अभियान में भी हम 7 प्रमुख योजनाओं को लेकर हर गांव तक गए थे। मुझे विश्वास है कि ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हर गांव जाकर के ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। और जब भगवान बिरसा की धरती से निकलते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर गरीब के पास मुफ्त राशन देने वाला राशन कार्ड होगा, जब हर गरीब के पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा, सौभाग्य का बिजली कनेक्शन होगा और नल से जल होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर गरीब के पास 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड होगा, जब हर गरीब के पास उसका अपना पक्का घर होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर किसान केंद्र सरकार की पेंशन योजना से जुड़ जाएगा, जब हर मजदूर पेंशन योजनाओं का लाभार्थी हो जाएगा, जब हर पात्र नौजवान मुद्रा योजना का लाभ ले सकेगा और एक एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में कदम रखेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। TSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।